Okay, so session for today is purpose and content of form MGT8. So what is MGT8? बनाया होगा बहुतों ने. अनुभव क्या होता है MGT8? What is MGT8? सर्टिफिकेशन होता है PCS का. MGT7 को सर्टिफाई करने के लिए. MGT7 को सर्टिफाई करने के MGT7 में लिए. अटैच होता है PCS का सर्टिफिकेशन. और इसका क्या पर्पस है, हम क्यों बनाते हैं MGT8? क्या फ्रूटफुल है, कंपनी क्यों करती है MGT8? नहीं लगाओ, ठीक है. और वो तो भूमिका ने बोला. Is purpose and contents of MGT8. So MGT8 basically is a certification which is given by company secretary in practice. It is an attachment of a form MGT7, as you all said earlier. Basically MGT8 is a DD of a company for that particular financial year, not in brief, concise DD. You have to check each and everything while doing MGT8 as it is certified by company secretary in practice. Basically it ensures transparency and corporate governance. What is the applicability of MGT8? Can anyone tell? And? Every company 25 करोड़ शायद ऐसी. 10 करोड़. 10 करोड़. Paid up capital turnover 50 crores or more. Yes. Every company or every public company? Every public company. Every public and private company. Every company. It includes both private and public company, and for every listed company it is mandatory. Okay, now moving forward, contents of form MGT8. इसमें ओपन कर लो ना वो कंटेंट्स वाला भी. प्रेरणा इसको आगे कर ले. स्लाइड नंबर 4, 6. स्लाइड नहीं, वो खोल लो तो. चेकलिस्ट. चेकलिस्ट नहीं, उसके साथ साथ एक इसमें वो पड़ा हुआ है MGT8 पड़ा हुआ है साइंड वाला, तो तू ओपन कर ले, उसके साथ साथ कंटेंट इसमें ओपन करियो. आपने ये इसी फॉर्मेट में है. फॉर्मेट तो सेम ही है. सो द फर्स्ट हेडिंग इज स्टेटस अंडर द एक्ट. कंपनी का क्या स्टेटस है, लीगल स्ट्रक्चर, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स एंड देन मेकिंग एंट्रीज इन इट. कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कौन कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, बताओ. एक दो रजिस्टर्स के नाम बताओ. रजिस्टर नंबर, रजिस्टर सेक्रेटरी, रजिस्टर चार्ज, रजिस्टर इन्वेस्टमेंट. इसमें बेसिकली व्हाट यू ऑल चेक, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आप क्या चेक करते हो, चार्जेस में आप क्या चेक करते हो, चार्जेस में आप क्या चेक करते हो. एज ऑन डेट तक मेंटेन होता है वो. फॉर्मेट पता है चार्जेस का, रजिस्टर ऑफ चार्जेस का फॉर्मेट पता है, एनी आइडिया? चार्ज सीरियल नंबर, चार्ज आईडी, क्रेडिट बाय बैंक नेम, हाँ. बैंक एड्रेस, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, अमाउंट. ठीक है. और कंटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन अगर कोई चेंज होता है तो ड्यूरिंग द ईयर. तो बेसिकली जो MGT8 है इसका एक फॉर्मेट पहले से प्रिस्क्राइब करा गया है. इसमें टोटल 18 पॉइंट कवर करते हैं हम लोग. ये एक तरीके से मैंने जैसे पूछा था, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट और MGT8 में डिफरेंस ये होता है. जो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट होती है वो हर तरीके से कवर करती है आपके सारे कंप्लाइंसेस, कंपनीज एक्ट से लेकर सेबी के जितने भी एक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इवन RBI के भी आपके ऊपर कोई कंप्लाइंसेस, आपके NBFC कंपनी है उस पर RBI कंप्लाइंसेस लगते हैं, तो आपको सब कुछ चेक करना होता है MR3 में. बट इन MGT8 आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट के बिहाफ पे चेक करना होता है कि कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविज़न आपकी कंपनी प्रॉपर्ली मतलब कंप्लाई कर रही है उनको या फिर नहीं. इसीलिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एक एक चीज़, आपके सारे रजिस्टर्स, आपके सारे रिकॉर्ड्स, मिनट्स, बुक, एवरीथिंग आपका चेक करके उसके बाद वो सर्टिफिकेशन देते हैं. तो इसमें जो 18 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही है कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, या किस मतलब क्या काम चल, मतलब कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे आप उसमें मेंशन करते हो. सिन के आप सिन वगैरह सब मेंशन करते हो उसमें कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है.
सेकेंडली आप उस पर आपके रिकॉर्ड्स के बारे में कि आपकी कंपनी के ऊपर कौन कौन से रजिस्टर्स एप्लीकेबल होते हैं, आपके कौन से स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड एप्लीकेबल होते हैं, आप उन्हें किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो, आपके अप टू डेट होने चाहिए वो सारे मेंटेन, मतलब रजिस्टर आपके अप टू डेट होने चाहिए। अगर आपकी कोई एंट्री आई है और आपने मतलब आपने रजिस्टर बना रखा है बट आप उसका अपडेट नहीं कर रहे, तो ये आपको एक तरीके से नोट करना चाहिए इसके अंदर, मतलब PCS को नोट करनी चाहिए ये चीज़। ऐसे आपके जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनी में जो रजिस्टर मेंबर वगैरह होता है वो RTA मेंटेन करता है, आपके जो ट्रांसफ़र्स के भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब RTA मेंटेन करता है। तो इसके लिए भी आपको कंफर्मेशन लेने के लिए RTA से डाटा मंगा सकता है PCS मेल भी कर सकता है अपनी तरफ से, या थर्ड पार्टी के थ्रू भी वो चीज़ें मंगा सकता है। आपको पूरी चीज़ें थोरली चेक करनी चाहिए उसमें। बेसिकली इसकी एक चेकलिस्ट होती है, उसमें सारी चीज़ें जो भी कंप्लाइंसेस है A to Z, पहले हम चेकलिस्ट को भी जब भी हम बनाने बैठेंगे सबसे पहले चेकलिस्ट चेंज करनी होती है हमें, क्योंकि कंपनी एक्ट में जैसे जैसे चेंज आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें अपडेट करना चाहिए कि ये चीज़ अब अमेंड हो चुकी है या ये चीज़ अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चलना है, और फिर उसके बाद वो चेकलिस्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है पूरी कंपनी का इसमें क्या चल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ उस कंपनी में। तो उस कंपनी के बेसिस, वो चेकलिस्ट के बेसिस पे आप ये कंटेंट जो इन्होंने 18 कंटेंट जो पूछे हुए हैं वो आप उस पर फिल करते हो कि उसमें कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन नज़र आई है तो आप वो लिखोगे, आपको नहीं आई है तो आप लिखेंगे कि प्रॉपर्ली कंप्लाइंट है, या फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज़ पे हम लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये PCS करेगा। थर्ड पॉइंट है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। कंपनी अलग अलग फॉर्म्स फाइल करती है, ROC को फाइल करती है, कभी कभी कुछ केसेस भी होते हैं तो उसमें वो NCLT वगैरह के साथ एप्लीकेशंस भी लगाती है। तो आपको ये सारे चेक करने की कंपनी ने कौन सी फाइलिंग करी है, वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में हुई है उनकी फाइलिंग्स या नहीं। इसी में आप लोग एनेक्जर लगाते हैं पूरा का पूरा आपके ड्यूरिंग द ईयर जितने भी फॉर्म्स फाइल हुए हैं आपके ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर आप 24-25 जैसे आप फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 है तो आपके 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कौन से फॉर्म फाइल हुए हैं, ये नहीं कि 24-25 के लिए कौन से फॉर्म फाइल हुए हैं, 24-25 में आपके लिए आपने कौन से फॉर्म फाइल करे हो, ड्यूरिंग द टेन्योर कौन से फॉर्म फाइल हुए। तो आपको सारे डालने होते हैं उनके SRN नंबर्स के साथ, तो टाइमली फाइल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सारी चीज़ आप मेंशन करोगे उसके अंदर, पूरी लिस्ट जाती है इस चीज़ की। इसमें एक बार अनुभव, इसमें लिस्ट एक बार ओपन कर दे वो वाली, और मेंटेनेंस वाली वो रजिस्टर वाली भी ओपन कर दियो। चेकलिस्ट नहीं, वो फॉर्म में नीचे होगा ना, एनेक्जर्स होंगे देख, लास्ट में होगा। अनुभव वो बता दो। ये बार चेकलिस्ट लगा थी, एक बार देख लो कोई भी पॉइंट आपको कुछ पूछना हो इसमें चेकलिस्ट में। इस पे भी करना है। इसके अंदर लिस्टेड एंटिटी के केस में सेम चेकलिस्ट है। हाँ कंपनीज एक्ट ही बोलता है ये बस। कमिटीज वगैरह का इसमें इंक्लूड कर है, हाँ कमिटीज का जो कंपोजिशन चेक करना है क्वेश्चंस नहीं है कोई किसी के भी, कमिटीज वगैरह को लेके भी कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी तो अभी वो तो पॉइंट पहुंचे नहीं है, नहीं हैं। अभी तो फाइलिंग्स। ठीक है 4 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कंपनी के जो मतलब कंपनी को ड्यूरिंग द जितनी मीटिंग करनी चाहिए थी उसने वो सारी मीटिंग कन्वीन करी हैं, प्रॉपरली कन्वीन हुई है नहीं है, उनके नोटिस प्रॉपर भेजे गए हैं नहीं भेजे गए हैं, इनकी जो मिनट्स में एंट्री होनी चाहिए टाइमली एंट्री हुई है, उनकी साइनिंग टाइमिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, ये सब चीज़ हमें उनके रिकॉर्ड से कंपनी के रिकॉर्ड से चेक करना होता है कि उन्होंने जितने भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू उनकी बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग्स या उनकी कमेटी मीटिंग्स के रिगार्डिंग उन्होंने सब कुछ प्रॉपरली कन्वीन करा है या नहीं करा हुआ है।
अगर मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे होती है तो क्या वो टाइम लिमिट उन्होंने फुलफ़िल करी है जो देनी होती है नहीं होती है। उन्होंने अगर नोटिस भेजे हैं तो आप उनके प्रूफ चेक करोगे, बाय मेल है तो आप उनके मेल्स चेक करोगे, उनसे प्रूफ मांगोगे कि इट इज़ प्रॉपरली सर्कुलेटेड और नॉट। फिजिकल है तो कैसे है, मतलब उसका प्रॉपर आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कंपनी ने प्रॉपरली नोटिस सर्कुलेट करा है, प्रॉपरली मीटिंग कन्वीन हुई है, उसमें कोरम प्रेजेंट है नहीं है, एवरीथिंग नीड्स टू बी चेक्ड। अटेंडेंस शीट साइन है, अगर जो प्रेजेंट है उनके साइन नहीं है तो या तो आप उनको बोलोगे कि आप इनकी साइनिंग कराओ या फिर आप वो अपनी ऑब्जर्वेशंस में नोट करोगे। इसमें किसी को और कुछ हाँ पूछना है? पूछना है। कोई डाउट नहीं है क्या? लैपटॉप के पीछे से अबे चेयर खराब है। और भी ठीक है, किसी को अंशिका कोई कुछ doubt भी इसमें है? डाउट है तो हाँ। पूछ लो अभी। मीटिंग आगे समझ, Meetings वगैरह नोटिस सब। हमें चेक करने होते हैं, 7 डेज़ का कंप्लाइंस, 21 डेज़ का कंप्लाइंस, ठीक है, क्लियर है। उसकी साइनिंग की टाइमिंग कब एंट्री हाँ। होनी चाहिए, सब कुछ चेक करना होता है हमें उसको। फिजिकली अगर नोटिस भेज रहे हैं तो उसका क्या रिकॉर्ड कौन सा उनसे साइन करवाते साइन हैं, करवाएंगे। रिसीविंग ऑफ Receiving हाँ, sign कराओ। नोटिस की रिसीविंग होती अगर हम है। ईमेल से भेजें तो क्या हमें रिसीविंग पीओडी लो ना उनकी, अगर ईमेल से भेजें तो आप वो तो ईमेल का आपको शेयर पीओडी करेंगे करो ना। आप- हाँ, प्रूफ ऑफ डिस्पैच होता है, मेल शेयर होती है। वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो उसमें देख के करेंगे। क्या फिफ्थ है क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे अभी मैंने बताया रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी को मेंटेन करना होता है, तो कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है कि कंपनीज को अलाउड है 2 टाइम्स इन अ ईयर वो अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर सकते हैं। तो मतलब हर कंपनी क्लोज नहीं करती है क्यों, बट कुछ कंपनीज हैं जिनको मैंडेटरी वो क्लोज करना पड़ता है ड्यू टू ई वोटिंग्स एंड ये फैसिलिटी जो देनी पड़ती हैं रूल 10 और 20 ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी में 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर है तो उनको ई वोटिंग और शेयर वो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी देनी पड़ती है। इसके लिए आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करना पड़ता है। मतलब आपको एक रजिस्टर ऑफ मेंबर इसलिए क्लोज करा जाता है कि आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आप जान सकें। लाइक आपकी मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है तो उससे एक हफ्ते पहले का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है वो उस दिन क्लोज हो जाता है। इसके बाद आपके कोई ट्रांसफ़र नहीं देखे जाएंगे, इसके को जो भी आपने कुछ अलॉटमेंट हुई या कुछ भी हो वो नहीं देखा जाएगा। उस डेट पे जितने बंदे शेयर होल्डर्स थे उन लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसलिए हम रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने का वो अगर कोई आपका ड्यूरिंग द ईयर आपने मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर दिया है तो वो आप मेंशन करोगे कि किस प्रोविज़न के अंडर आपने क्लोज करा है, किस पर्पज़ से क्लोज करा है और वो टाइमली आपने डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर हम क्लोज कर रहे हैं तो उसके बाद ट्रेडिंग तो कंटिन्यू रहेगी ना? ट्रेडिंग रुक जाती है। नहीं, ट्रेडिंग तुम्हारी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं है। बट तुम लोगों के लिए मतलब अगर उस समय पे कंपनी में 1000 शेयर होल्डर थे, उसके बाद उसमें और भी शेयर होल्डर थे, किसी ने अपने शेयर स्प्लिट करा दे वो मतलब और ट्रांसफ़र कर दिए, 2-3 और लोग आ गए तो वो 2-3 लोग कंसिडर नहीं करे जाएंगे उस डेट के बाद। हाँ, As on date। हमारी ये जो कट ऑफ cut-off डेट हो date। गई। इस डेट पे जो बंदा था वो हमारे लिए एलिजिबल है, वो एलिजिबिलिटी डेट हो गई उसके लिए। बाकी ट्रेडिंग वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और ट्रेडिंग चलती रहेगी उसमें। लिस्टेड कंपनी में तो ई वोटिंग देनी है और वो पब्लिक कंपनी में 1000 शेयर होल्डर की लिमिट होती है। 6 पॉइंट है एडवांस लोन टू इस डायरेक्टर और पर्सन। मतलब कंपनी ने जो सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग लोन टू डायरेक्टर वगैरह होता है तो उसके रिगार्डिंग अगर कंपनी ने कोई भी लोन प्रोवाइड करा हुआ है डायरेक्टर तो इसमें डिस्क्लोज करेंगे। उसके बोर्ड मीटिंग में हमने अप्रूवल लिया होगा, उसको सारा मेंशन करेंगे कि इस डेट पे हम लोगों ने अप्रूवल लिया था, इतने अमाउंट का हमने लोन दिया है, किस पर्पस के लिए दिया है, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड हियर। कोई आगे? डाउट है अभी? चलो भाई आगे। कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, इसमें आरपीटी का सेक्शन मतलब 188 के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूरिंग देयर कितनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। जैसे हम लोग EOC 2 में डालते हैं जो चीज़ें वो सेम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आपके EOC 2 के अकॉर्डिंग आपने की जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो। बट मतलब MGT 8 में मोस्टली हम लोग यही करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना रिकॉर्ड करके हम मेंशन कर देते हैं कि हमने EOC 2 लगाया हुआ है, वो एनेक्जर बना देते हैं उसका। अदरवाइज हम मेंशन कर देते हैं कि हमने फाइनेंशियल में ये चीज़ डिस्क्लोज हो रखी हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम लोग इसमें मेंशन कर देते हैं।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टर्म क्लियर है ना? क्या क्या इंक्लूड होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग 188 क्या के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड होता है? हम आरपीटी में क्या इंक्लूड करते हैं? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये आरपीटी का ट्रांजैक्शन है? परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी और रिलेटेड पार्टी सेलिंग और डिस्पोजल और लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंटरेस्ट पेड आता है रिलेटेड पार्टी में? अंशिका सिस्टम दे वो देखिए बंद हो गया सर। लो बैट मैम लोड नहीं आता तो उस पे इंटरेस्ट तो पेड होगी नहीं आता। इसलिए क्योंकि इसमें जो कंटेंट देना होता है रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द ईयर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और इंडिया जो 1824 जो भी आता है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसके अकॉर्डिंग भी सारे डिटेल देने होते हैं। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमने ब्रीफ डिस्क्लोजर दे रखा है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि ऑडिटर उसमें एक सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिख के देता है उसके अंदर जो हमारे को 188 के अकॉर्डिंग कंसिडर करनी है या नहीं भी करनी है, तो वहाँ पे हम ब्रीफ डिस्क्लोजर मिल जाता है उस चीज़ का। तो हम इसमें सेफर साइड चलते हैं कि हमारे ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं आ सकती कि हमने कुछ गलत डिस्क्लोज करा है इसमें। एक सेकेंड क्या चार्जर भी नहीं है ना इसका? बंद हो गया? पता नहीं काव्या से चार्ज करेगा कब? वो तब से छोड़ो तो कोई नहीं, एक ही पॉइंट था। 9 पॉइंट है डिविडेंड से रिलेटेड कि कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है, इंटरिम डिविडेंड कोई डिक्लेयर करा है या फिर कोई प्रपोज डिविडेंड कोई फाइनल डिविडेंड प्रपोज कर रही है कंपनी, उसके रिगार्डिंग उसने कैसे मतलब जो भी डिविडेंड से रिलेटेड कंप्लाइंसेज है उनको पेड करना, उनके टाइम पे पेमेंट हुई है नहीं हुई है, जिस बैंक अकाउंट में उनको रखना चाहिए तो उस बैंक अकाउंट में रखा है कि नहीं रखा, अगर कोई अनक्लेम डिविडेंड रह गया है तो उसका टाइमली उसको आईपीएफ में ट्रांसफ़र करा गया है कि नहीं किया गया है, और अगर ड्यूरिंग द ईयर भी कोई आईपीएफ में जो अमाउंट पड़ा है उसे किसी ने क्लेम करा है तो उसका भी आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है कि आपके ड्यूरिंग द ईयर ये अमाउंट इस शेयर होल्डर ने उसको क्लेम करा है और वो किस तरीके से उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, वो सारी डिटेल्स आपकी इस पॉइंट में जाएगी। ठीक है भाई। ये दोनों बता तो दिए। हाँ, उसका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो रिगार्डिंग आईपीएफ है जो अभी हमने कवर करा था, ठीक है, 30 डेज में जो जाना होता है। 11th पॉइंट है साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, मतलब कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी साइनिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उनकी बोर्ड रिपोर्ट की कैसे जो 134 के अकॉर्डिंग हमें जो साइनिंग करवानी है वो मतलब सारे डायरेक्टर से जिन डायरेक्टर से हमें साइन करवाना चाहिए वो साइंड है या नहीं है, क्योंकि कंपनी मोस्टली अभी देखा जाता है कि उन पे मतलब कंपोजिशन ठीक नहीं होता किसी कंपनी का, 2 ही डायरेक्टर चल रहे हैं तो मतलब कोई एमडी नहीं है कुछ नहीं है तो किसी से एक से ही साइन करा लिया, किसी में साइन ही नहीं करवा रहे हैं, तो बट हमें पूरा मतलब पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने चाहिए कि वो प्रॉपर्ली साइन हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये नहीं कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग है उसके कभी 4 दिन पहले साइन हो रहा है, कोई बाद में साइन कर रहा है, तो प्रॉपर्ली टाइमली साइन होने चाहिए, ये चीज़ आपको चेक करनी है सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग कि बोर्ड रिपोर्ट भी टाइमली साइन हो और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साइन हो, ऑडिटर ने भी उस पर टाइमली साइन करा गया हो उस चीज़ का। प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कन्वीन होनी चाहिए जिसके अंदर हम ये चीज़ें टॉक आउट करेंगे, हमारे ये फाइनेंशियल साइन होंगे, सेम गोज विद डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन डायरेक्टर साइन करेंगे फाइनेंशियल्स, उसके बाद ऑडिटर के पास जाती है। ये प्रोसीजर पता है ना, प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कन्वीन होनी चाहिए उन सब चीज़ों के। कोई क्वेश्चन है इस पर? कोई भी डाउट है जब हम एओसी फाइल करते हैं या उसके अंदर हमें डेट लिखनी होती है, वो सब क्लियर है ना? क्योंकि बाद में बहुत आते हैं लोगों के। गुट्टू को थैंक यू महेश। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स के, मतलब 196 के अकॉर्डिंग जो आपकी तो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट हुई है, लाइक आपका एमडी अपॉइंट हुआ है, आपका होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, आपका मैनेजर अपॉइंट हुआ है, ये 196 में कवर होता है। इनकी रेम्यूनरेशन आपको मतलब मेंशन करनी होती है, आपको बताना होता है कि इनको कितनी रेम्यूनरेशन मिल रही है, और अकॉर्डिंग मतलब 197 के अकॉर्डिंग इनकी रेम्यूनरेशन भी एक लिमिट में है कि आप इतनी लिमिट तक इनको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग आपके टाइमली सब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर वैसे कोई भी आपका नॉर्मल डायरेक्टर होता है तो आपको बस DR12 फाइल करना होता है, लेकिन आपकी पब्लिक कंपनी वगैरह में अगर आपने MD अपॉइंट कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी में MD आपका WTD अपॉइंट होता है तो आपका MR1 भी फाइल करना होता है उसके लिए। और इसमें आपका MGT14 भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि आप इसके लिए एक तरीके से एग्रीमेंट बनाया जाता है पूरा कि उनके क्या राइट्स होने वाले हैं, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के पास स्पेशल राइट्स होते हैं। अब वो क्या कहते हैं हेड एक तरीके से कंपनी का, तो उसकी जो भी अपॉइंटमेंट है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसको उसके राइट्स पता होने चाहिए, उसकी लाइबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, उसकी क्या ड्यूटीज हैं उसे सब पता होना चाहिए, उसका क्या रेम्यूनरेशन होने वाला है, उसके आगे फ्यूचर में क्या पॉइंट मतलब आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं एग्रीमेंट में, सब लिखा होता है। इस वजह से उसकी अपॉइंटमेंट को अलग से सेक्शन मतलब मेंशन कराया गया है कि उसकी अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मतलब वेग पॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें 2D क्लियर सब कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए उसके लिए। और जब भी आप रेम्यूनरेशन MD का चेक करते हो, जैसे इस ईयर मेरा रेम्यूनरेशन है और मैं नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ कर रही हूँ, क्या उसका प्रॉपर फॉर्म है, क्या प्रॉपर बोर्ड ने इतने का अप्रूवल ले रखा है नहीं ले रखा है। बहुत टाइम क्या होता है हम लोग बढ़ा देते हैं रेम्यूनरेशन, बैलेंस शीट में बढ़ा हुआ है, बट वो कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू चेक कि वो प्रॉपरली हमने रेजोल्यूशन पास करा ही नहीं करा है, फॉर्म फाइल है, लिमिट है या नहीं है, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए बिना अप्रूवल के। ठीक है, इन सबको सब समझ आ रहा है, अभी क्वेश्चन पूछेंगे ना वो भी फ्रेम्ड है ना, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए पूछूंगी ना पहले PPT। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड है, उसका जो भी फॉर्म है ADT1 टाइमली फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको जो हमें एक तरीके से अप्रूवल लेना था मेंबर से वो अप्रूवल लिया गया है कि नहीं लिया गया है, उसकी क्या कितने टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है, 144 के अकॉर्डिंग हमने उसकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उससे लिया कि नहीं लिया, हमने प्रपोजल भेजा था, मतलब सारे डॉक्यूमेंट उसके कंसेंट हमें दी उसने या नहीं दी है, हर चीज़ हमें दिखनी होती है। उसका मतलब ADT1 में सबसे पहले पॉइंट है उसका टेन्योर हमेशा कंफर्म करो। उसका टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग कंपनीज़ में मतलब हर कंपनी पे नहीं है बट कुछ कुछ कंपनीज़ पे हमें देखना होता है कि वो 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, लेकिन लोग उसके बाद भी आगे चलता रहता है और लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे, क्योंकि फॉर्म में मोस्टली वो लोग क्या कहते हैं फॉर्म पहले के अब तो ठीक हो गए, क्योंकि पहले के फॉर्म में कुछ भी ऐसे एरर डालो सब कैच कर लेता था, वो कोई एरर शो नहीं होता था, अब वो एरर शो कर देता है। तो इसलिए उसकी टेन्योर पे हमेशा ध्यान दो, क्योंकि उसके टेन्योर कभी बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडिटर्स अपने इन सब टेन्योर से लेके काफ़ी वो रहते हैं, वो अपना टेन्योर आगे पीछे नहीं करेंगे, और अगर आपकी कंपनी इस चीज़ में फंस गई तो आपको ये नॉन कंप्लाइंस ही शो होगा, और इसको आपकी फाइनेंशियल के बिना आपकी कंपनी कुछ नहीं है, और अगर वो नहीं दी वो ऑडिटर वो बिना अपॉइंटमेंट जब तक उसकी अपॉइंटमेंट फाइनल नहीं होती वो कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए ADT1 के रिगार्डिंग जो भी कंप्लाइंस है वो एकदम प्रॉपरली चेक करना चाहिए आपको, कि इवन आपको जो वो कंसेंट देता है, मेरे को फॉर्म में मतलब सारी ज़रूरी नहीं कि आप प्रपोजल लगाओ या एलिजिबिलिटी ये सब चाहिए, लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं मत लगाओ, बट आपको सारी चीज़ें चेक करनी है कि वो जब भी आप किसी भी कंपनी का उससे फॉर्म मांगो और उसमें फॉर्म में नहीं मिल रही है, वो बोले कि हमारे पास है कंसेंट लेटर एलिजिबिलिटी है, तो उससे मंगा लो, वो सारी चीज़ें चेक करके ही इस पर पॉइंट लिखा जाएगा उस चीज़ का। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है वो टाइमली फाइल हुई या नहीं हुई, आपको जो अप्रूवल लेना चाहिए था उसके बाद भी मेंबर से अप्रूवल लेना चाहिए था 3 महीने के अंदर, आपने उसको लिया कि नहीं लिया, उसके लिए फॉर्म फाइल करा गया कि नहीं, तो हर एक चीज़ इसमें मेंशन करोगे। इस वाले पॉइंट में आप नीचे सारी लाइन डालेंगे क्या ऑब्जर्वेशन नहीं लाइक डिटेल्स की तरह कि इस साल के लिए इतने टेन्योर के लिए ये मतलब ये ऑडिटर अपॉइंट करा गया है और वो इस टेन्योर से इस टेन्योर तक की फाइनेंशियल प्रोवाइड करेगा। कोई डाउट है? रोटेशन ऑफ ऑडिटर सब क्लियर है, 2 साल का टेन्योर रहता है फॉर फॉर्म इंडिविजुअल 5 साल, उसके बाद आपको रोटेट करना होता है फॉर स्पेसिफिक कंपनीज। ठीक है, अप्रूवल्स ये है अप्रूवल जो लाइक कुछ कुछ कंपनीज होती है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से नहीं होती है, RD की अप्रूवल, मतलब कुछ कुछ कंपनी पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पॉइंट आ जाता है कि कुछ अप्रूवल लेने पड़ते हैं, या जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गई तो उनके लिए तो आता ही है कि उनके जो ऑडिटर भी अपॉइंट होंगे वो भी उन्हीं के ऑर्डर से अपॉइंट होंगे, उनका कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो भी उन्हीं के ऑर्डर से अपॉइंट होगा। उसके भी अलावा अगर किसी कंपनी का जैसे RD से उसको RD से लाइक उसने कंपनी ने शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस कर दिया, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो उसे RD से एप्लीकेशन लगा के अप्रूवल लेना है।
तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई भी एप्लीकेशन लगाई है, NCLT में लगाई है, रीजनल RD के ऑफिस में लगाई हुई है, या कोई CG को एप्लीकेशन लगाई है, इवन इन किसी कोर्ट में भी लगाई हुई है उसने, वहाँ से क्या ऑर्डर आता है, क्या मतलब उनका क्या ड्यूरिंग द ईयर क्या बात हुई, वो सब चीज़ मेंशन करेंगे कि कोर्ट में भी केस चल रहा है तो किस स्टेज पे है वो केस, उसमें क्या अभी तक चल रहा है, कि अर्जेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है सब उसमें मेंशन करेंगे, कुछ भी अगर आता है। और कुछ डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट से रिलेटेड। किसी कंपनी ने अगर डिपॉजिट ले रखे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लाइंस दिखाने होते हैं कि उसने डिपॉजिट के रिटर्न फाइल करी है, प्रॉपरली फाइल करी है कि नहीं करी हुई है। और अगर किसी कंपनी में नहीं डिपॉजिट उसने नहीं भी लिया है तो हमारे एक हर कंपनी के ऊपर DPT3 जो एप्लीकेबल होता है कि आपको डिस्क्लोजर देने हैं कि ये आपके पास अमाउंट्स हैं जो हम डिपॉजिट की तरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं और नहीं करे जाते, मतलब एज पर एक्ट वो नहीं करे जा रहे हैं। तो आप उसकी भी कंप्लाइंस लिख सकते हैं इसमें कि हमारे ऊपर हमारी कंपनी ने कोई डिपॉजिट नहीं ले रखा है, लेकिन हमने टाइमली डिपॉजिट की जो रिटर्न है वो फाइल कर रखी है DPT3, जिसमें हमारे ये अमाउंट्स हैं जो क्या कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर जो भी अमाउंट हमारे पास हैं उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज अ डिपॉजिट। तो आपको ये सारे क्या कहते हैं जो भी अमाउंट्स हैं वो सारे यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो जो भी डिपॉजिट के रिटर्न में आपने लगाया वो मेंशन नहीं करना है, बस आपको ये पॉइंट मेंशन करना है वहाँ पे कि आपने DPT3 टाइमली फाइल कर रखा है। चाहो तो वैसे SRN यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना तो नीचे हम लिस्ट लगा ही रहे हैं उस चीज़ की। और अगर मेंबर्स से डिपॉजिट आप लेते हो, अमाउंट ले रहे हो, तो मेंबर्स के केस में क्या होता है, आपको ऑडिटर से सर्टिफाई कराना होता है। इट्स अटैचमेंट, आपको लेना होता है कि हमारे ऑडिटर ने ये पर्टिकुलर अमाउंट है और इट शुड बी सर्टिफाइड बाय ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर आप मेंबर्स से लोन लेते हो तो ये चीज़ भी चेक करना। चार्जेस चार्जेस क्रिएशन और सेटिस्फैक्शन कौन से होता है, हमें पूछ लो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिलेटेड टू चार्जेस के अंदर CHG1 फाइल होता है फॉर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, CHG4 होता है फॉर सेटिस्फैक्शन, एंड फॉर डिबेंचर्स इट इज़ CHG9। बेसिकली कंपनी पे कौन कौन से चार्ज क्रिएटेड है या आप क्रॉस करते हो बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में अगर अमाउंट शो हो रहा है तो क्या उसका चार्ज क्रिएटेड है वो हम चेक करते हैं MCA पोर्टल से। कंपनी पे जितने भी चार्ज क्रिएट होते हैं एज ऑन डेट वो सारे MCA पोर्टल पे शो होते हैं, उससे आप क्रॉस कर सकते हो। सेकंड होता है आपके फाइनेंशियल्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर जो सिक्योर लोन्स वाले अमाउंट होते हैं आप उनसे और पोर्टल से दोनों से चेक करोगे। कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन निकलती है कि इसका फॉर्म फाइल होना चाहिए था, नहीं हुआ है, बी इट सेटिस्फैक्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि कंपनी को फॉर्म फाइल करना था, कंपनी ने नहीं करा है, तो आप उसको क्लियरली मेंशन करोगे। ठीक है। चार्जेस के अंदर टाइम लिमिट होती है, उसका भी ध्यान रखना होता है। प्रॉपरली चार्जेस चेक करने होते हैं बिकॉज बहुत सारी कंपनीज चार्ज क्रिएट नहीं करती है, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि उनके पास चार्जेस चल रहे हैं और उन्होंने चार्ज क्रिएट नहीं करे हैं। ठीक है। 186। नेक्स्ट है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, मतलब सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो भी लोन्स प्रोवाइड करे हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करी है होती है वो उसकी रेशो होती है, तो हमने वो रेशो मेंशन कर रखी है उसकी कि इस रेशो में उनको शेयर दे दिए। नेक्स्ट पॉइंट वही क्लोजर ऑफ मेंबर का, प्राइवेट कंपनी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोगों ने लिख रखा है कि कंपनी को रिक्वायर्ड ही नहीं था क्लोजर ऑफ मेंबर का। एडवांसेस लोन, हाँ 185 के अकॉर्डिंग एडवांसेस और लोन प्राइवेट कंपनी है, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, तो हमने लिख रखा है कि उन्होंने मतलब एप्लीकेबिलिटी नहीं आती और उन्होंने दी भी नहीं रखे कोई लोन्स। 8.188 के अकॉर्डिंग वही कि डिस्क्लोज इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, हमने बेसिकली लिख रखा है कि वो कंप्लाई करते हैं और सारे जितने भी डिस्क्लोजर हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करे गए एनुअल फाइनेंशियल्स में। वही इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड और IPF के रिगार्डिंग 9 और 10 पॉइंट वही है कि अगर आपने कोई इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो उसकी पेमेंट और उसके जो भी प्रोसेस है वो टाइमली हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई IPF में अमाउंट गया है नहीं गया है, उसकी फाइलिंग्स हुई है नहीं गई है। तो हमारे ऊपर हमने कोई कभी डिविडेंड का कुछ आया नहीं तो हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी का ही लिख रखा है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने जो भी हमारे फाइनेंशियल्स थे वो टाइमली साइन हुए हैं नहीं हुए हैं, जिस लोगों से साइन कराते हुए हैं कि नहीं है, तो नॉर्मल एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमने टाइमली उसको साइन करवा रखा है, और जिन बंदों से साइन होना चाहिए उन डायरेक्टर्स ने ऑडिटर ने उसे साइन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट वही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। अब इसमें लिस्टेड कंपनी में हो सकता है कि वैसे तो हमें MGT8 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही देखना होता है, बट आप चाहो तो एडिशनली इसमें लिख सकते हो, क्योंकि LODR के अकॉर्डिंग कंपोजिशन अलग होता है आपका। तो आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो कि LODR के अकॉर्डिंग भी हमारा कंपोजिशन पूरा है, और हमारा क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमारा LODR वो कंपोजिशन कंप्लीट है। ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज आया तो वो मेंशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे ये डायरेक्टर अपॉइंट हुआ या कोई रिज़ाइन करके चला गया। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि उसका टेन्योर पे मेंशन करना होता है कि कौन सा ऑडिटर किस टेन्योर के फाइनेंशियल्स हमें प्रोवाइड करने वाला है, किस टेन्योर के लिए मतलब उसके पास अपॉइंटमेंट है। तो हमने वही मेंशन कर रखा है कि किस डेट पे उसको अप्रूवल मिली मेंबर से, कितने टेन्योर के लिए मिली है, और कौन सी ऑडिटर फर्म है या ऑडिटर है जिसको अपॉइंट करा जा रहा है। अब इसके बाद हमारे ड्यूरिंग द ईयर इसी साल में मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसका टेन्योर ख़त्म हो गया था, अब नेक्स्ट के लिए हमने उसे अपॉइंट करा है, तो हमने वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नेक्स्ट टर्म के लिए, अगले 5 टर्म के लिए हमने इस ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है। पॉइंट नंबर 13 जो CG और ट्राइब्यूनल वगैरह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मतलब अप्रूवल्स लेनी है उसके बारे में है। तो हमारी कंपनी में ऐसा ऑडिटर का डाउट है कि ऑडिटर जो जैसे इसमें अपॉइंट हो रहा है, लेट्स से जो लिस्टेड कंपनी है और वो अपॉइंट हो रहा है एजेंट टू एजेंट कि 2019 की एजेंट से अपॉइंट हुआ, 2025 की 25 की एजेंट 24 तक की एजेंट सितंबर तक के लिए, तो क्या वो मार्च के बाद जो क्वार्टरली फाइलिंग्स होती हैं उसकी वो रिपोर्ट देगा जून क्वार्टर की, सितंबर क्वार्टर की, या फिर वो सिर्फ 31 मार्च तक की बैलेंस शीट ही साइन करते हैं? अगर वो 31 मार्च टू अप्रैल टू मार्च तक अपॉइंटेड है तब तो ठीक है, 31 मार्च को उसका रेजिग्नेशन होगा, बट जो सितंबर तक अपॉइंटेड है क्या वो जून क्वार्टर की और सितंबर क्वार्टर की वो डिटेल्स देगा? ये जो पॉइंट है ये कभी भी स्टैट ऑडिटर और ये ऑडिट बंदा सेम ही होता है, वही बंदा देगा। लेकिन जो UFRs होते हैं ना, ये एक तरीके से अदर सर्विसेज मानी जाती हैं। इसके लिए ना एग्रीमेंट ही ऑडिटर के साथ अलग होता है कि वो इसके आगे भी प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हम लोगों ने जो हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं ADT1 में 5 साल का टेन्योर है, वो 31 मार्च को वो बैलेंस शीट दे गया, मान लो उसके बाद भी 3 महीने तक उसका टेन्योर है, बट तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म नहीं हुआ, वो बंदा साइन भी नहीं करके देगा तुम्हें फाइनेंशियल, 3 महीने के लिए तो है वो, या तो तुम उसका आगे बढ़ा दो, ठीक है। इसीलिए जो अगला जो इसके अलावा जो अदर सर्विसेज होती हैं ना, तुम्हारे स्टेट ऑडिट के अलावा टैक्स ऑडिट होते हैं, ये जो UFR देने हैं तुम्हें, तुम्हारे NBFC में रिपोर्ट्स वगैरह जो आती है, इसके लिए एक अलग एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो बंदा अगर आगे चाहता है कि वो कंटिन्यू करेगा, तुम्हारे एग्रीमेंट अप्रूवल्स मिलेंगे तुम्हें आगे, तो वो बंदा देता है, वरना नहीं देता है। ये तुम्हारे एग्रीमेंट पे डिसाइड होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम कंपनी एक्ट में स्टैट ऑडिटर की बात लिखे, वो UFR के लिए कोई बात नहीं करता। तो UFR की एप्लीकेबिलिटी यहाँ से बिल्कुल नहीं देखेंगे, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटर के साथ, क्योंकि वो 3 महीने बाद भी उसका नहीं आता है कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो ऐसा हो सकता है कि स्टैट ऑडिटर अलग और LRR कोई और ही? नहीं, मैंने बोला होता सेम ही बंदा है। अगर वो बोलता है कि भाई मेरा 31 मार्च 2025 में मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब तुम वो उसके आगे रिपोर्ट नहीं देने वाला, बट तुम्हें UFR चाहिए, तो उससे डिसाइड करवा लो भाई कि तुम आगे भी ऑडिटर हमारे रहने वाले हो, आगे फाइनेंशियल 3 महीने का ऑडिट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, हमें तो तुम्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे ना। अगर तुम 3 महीने के लिए आ रहे हो तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं, 3 महीने के लिए आ रहे हो तो भाई 3 महीने रुकना, हमारे वो UFR देना और चले जाना, या तो उससे बात कर लो कि आगे तक टेन्योर आपका एक्सटेंड कर देते हैं, आपका ये पूरा का पूरा जो UFR है आप स्टैट ऑडिटर रहोगे, आप दोगे हमें, ऐसे होता है। मतलब टैक्स ऑडिट भी ऐसे होता है, ये नहीं कि तुम्हारा स्टैट ऑडिटर है वही टैक्स ऑडिट करेगा, तुम्हारा टैक्स ऑडिटर कोई और अलग हो सकता है, तुम्हारा स्टैट वो, बट इसमें स्टैट ऑडिटर UFR सेम ही होता है, क्योंकि मतलब ये अनऑडिटेड दे रहा है, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दे रहा है तुमको, और दूसरा वो बाकी फाइनल रिपोर्ट भी वही बंदा देगा, इसलिए सेम बंदा होना चाहिए तुम्हारा। बट उसके एग्रीमेंट्स को तुम देख लो कि तुम उसके टर्म्स क्या हैं तुम लोगों के अपॉइंटमेंट के उसके।
नेक्स्ट पॉइंट है वही डिपॉजिट वाला। तो इसमें वही है कि कंपनी ने कोई डिपॉजिट कोई एक्सेप्ट करा नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं उसकी। उसके बोरिंग्स है 186, वो नहीं 181 है ये। चार्ज एंड मतलब आपके ऊपर कितने चार्जेस हैं, आपने कोई लोन से बोरिंग्स ले रखी हैं तो उसका डिस्क्लोजर देना है। तो इस कंपनी पे कोई भी ऐसी वो नहीं थी, क्या कहते हैं, बोरिंग्स उसने बैंक वगैरह से ले रखी थी, बाकी इसने बोरिंग्स ले रखी थी अपनी फेलो सब्सिडी से, तो वो मेंशन करा हुआ है इसमें। वही बताया था कि डेट डालनी है उसमें कि किस रेजोल्यूशन, मतलब जो भी तुम्हारा एग्रीमेंट बना हो या बोर्ड रेजोल्यूशन, उसकी डेट डाल दो, उसका अमाउंट डाल दो, जो तुम्हारी बेसिक डिटेल है वो उसमें मेंशन कर दो। 186 वाला पॉइंट बता दिया था, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई लोन एडवांस कोई इन्वेस्टमेंट करी गई है, कंपनी ने करी है वो चीज़, ये पॉइंट अभी कवर नहीं करा ना। नहीं 186 के अंदर वैसे भी यू नीड टू चेक द टाइमलाइन, आपको हाँ लिमिट चेक करनी पड़ती है 186 की। 186 लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो, किसी पर्सन को दे रहे हो, जो पर्टिकुलर लिमिट के अंदर होता है। उसके अंदर 2 लिमिट स्पेसिफाइड है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। वो लिमिट आप चेक करते हो, अगर उससे एक्सीड होती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, नहीं तो BR से भी हो जाता है। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरेशन ऑफ MOA एंड AOA। कंपनी का कोई भी क्लॉज चेंज हो रहा है MOA में, रजिस्टर्ड ऑफिस का, नेम का, ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए आपका MOA अमेंड होता है। उसके अकॉर्डिंगली MGT 14 फॉर्म फाइल होता है, और उसी के साथ फॉर्म जो खुलता है दैट इज़ EMOA INC 33, वो फॉर्म जाता है। और अगर कंपनी का नेम चेंज होता है तो AOA भी ऑल्टर होगा, तो उसका INC 34। तो ये पर्टिकुलर्स अगर कोई भी ड्यूरिंग द टेन्योर में आपके MOA और AOA अमेंड होता है तो वो आपको प्रॉपर्ली चेक करना पड़ता है, टाइमलाइन क्या अमेंड हुआ है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है तो उसके प्रॉपर्ली बोर्ड मीटिंग EGM कन्वीन हुई नहीं हुई है, वो आपको सब चेक करना होगा। कोई क्वेश्चन है इस पर? MOA ऑल्टर सबको पता है कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्रोसीडिंग्स है। फिर इसमें 2 पॉइंट और हैं जो मैंने मतलब अपने टाइम पीरियड में अभी सीखे हैं। इसमें मेरे को भी नहीं पता वो सेक्शन में कहाँ लिखा है, बट मैंने देखे थे। एक अल्ट्रेशन, एक तो 1956 के अकॉर्डिंग होता था एक्ट, तो उसके बाद ये अडॉप्शन जो आया था इनका नया, स्टार्ट कर दें। देखो, एक तो ऑल्टरेशन आपने को भी AOA MOA में जो भी ऑल्टर करा तो वो ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, तो जो इस सेक्शन में लिखा भी हुआ है। एक दूसरा पॉइंट आता है कि पहले 1956 के अकॉर्डिंग आपके AOA MOA बने हुए थे, बट उसके बाद आपने चेंज करा तो वो अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स हो जाता है। एक मैंने और सुना था, मतलब करा भी था, कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ योर आर्टिकल्स, मतलब AOA आप रीइंस्टेट कर रहे हो, मतलब आपको उसकी कोई वर्ड, मतलब उसकी वर्डिंग्स चेंज कर रहे हो, बट आपका जो बेस है वो नहीं हिला रहे हो, उसमें जो लिखा है उसका मतलब वही है, बट आप वर्डिंग चेंज कर रहे हो। ये रीइंस्टेटमेंट में आता है। इसका कोई आपको ऐसा कोई सेक्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर, कंपनी एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। मैं भी एकदम क्लैरिटी से नहीं बोला, बट मैंने करा था ये। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है कि आपके आर्टिकल्स का आप अडॉप्ट कर रहे हो या रीइंस्टेटमेंट होते हैं, तो वो भी इसमें मेंशन करना है कि आपने इस डेट से वो चीज़ करी है। अब 19 पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क। कोई भी ऑडिटर ने आपकी ऑडिट रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको पता पड़ता है ऑडिटर ने कोई ओपिनियन दिया है क्या, कि इस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, इस कंपनी में GST की पेनल्टी है। कोई भी रिमार्क अगर ऑडिटर देता है और अगर वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है, या आप जो सर्टिफिकेट चेक करते हो, जैसे कंप्लाइंस में कंप्लाइंस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, लेबर लॉ में उसके क्या कंप्लाइंसेस है, वहाँ कोई पेनल्टी हिट कर रही है क्या, वो आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है MGT 8 में, कि कंपनी पे ये पेनल्टी चल रही है, कंपनी का ये ऑर्डर पेंडिंग है, एवरीथिंग आप उसके अंदर मेंशन करते हो। बस भैया, अब उसका एक बार वो खोल दिया लास्ट में साइन सिग्नेचर वाला, TCS यूडन वाला। ये इनकी साइनिंग डिटेल है कि MGT 8 में साइनिंग नीचे क्या क्या होनी होती है, क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, लाइक कंपनी जो भी आपकी फर्म है, जो आपका ऑडिटर है, मतलब मेन जो सेक ऑडिटर वो आपका PCS है, उसका COP नंबर क्या है, जो इस फॉर्म के मतलब आपके MGT 8 की सर्टिफिकेशन का यूडिन उसको जनरेट करना होता है, मैंडेटरी है यूडिन जनरेशन। यूडिन जनरेशन मैंडेटरी, और उसकी मतलब साइनिंग भी डेट मतलब आपकी यूडिन से मैच होनी चाहिए। जिस दिन आपका यूडिन है उस दिन आपकी साइनिंग होनी चाहिए उस पर।
और अभी जो नए फॉर्म्स आए MGT7 उसके अंदर MGT8 ऑलरेडी है, उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें MGT7 के अंदर ऑलरेडी मिलेगा, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन डालनी है, कुछ भी डालनी, तो आपको MGT8 का अटैचमेंट अटैच करना होगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इस बार हम क्या ऐसे करके MGT8 देना है? MGT8 आपको अटैचमेंट के थ्रू ही लगाना है, जैसे हमेशा लगाते हैं MGT7 में, वैसे MGT8 का अटैचमेंट लगाना है। बस MGT7 के अंदर MGT8 के पॉइंट्स आ गए सारे। तो उसमें भी इस PCS का DSC लगेगा? हाँ, हाँ। उस PCS का DSC लगेगा, जिस डेट पे यूनिट जनरेशन होता है ना, वो डेटा तो क्या जो MGT8 सर्टिफाई कर रहा है वही MGT7 सर्टिफाई कर सकता है? हाँ, हाँ। करता है, करता तो है। इसमें होगा ना MGT7 रखा है ना, करता है इसमें MGT7 को होगा। बाकी तो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो करेगा साइन। हाँ, बाकी MGT7 जैसे बाकी सर्टिफिकेशन अगर नहीं है तो फिर सर्टिफिकेशन की बात आएगी। लगेगा। क्या दिक्कत है इसकी? पॉज कर। नीचे को बचा है इसमें और पूरा पहले माइनस कर दो ना। अरे वो यार एग्जैक्ट अमाउंट दो ना। है वो इसमें। क्या है यार, यहाँ से माइनस कर दो, नोट 4 में चले जाओ, वो भी कर लेता मैम, वो भी मैं फुल लिखा डिजिट तो में भी। नहीं है, लास्ट में वो समझी है, वो भी गाड़ी जाने का। अब उसके ये देखिए यहाँ पे लगेगा, और एक जो MGT7 सर्टिफाई करेगा वो मुझे। तीन नहीं, लगते यहाँ हैं पे ना CS उसकी CS। MGT15 था भाई। अगर कंपनी में CS है तो CS करेगा, ये नहीं तो MGT7 और किसी और से भी तो करवा मर्जी है सकते सर। हैं ना। PCS का MGT8 कहीं और से करवा सकते हैं। अब जो पेनल्टी लगती है MGT8 पे, जो PCS सर्टिफाई करता है फॉर्म को, अगर वो सपोज गलत उसने सर्टिफाई करा है तो वो पनिशेबल होगा अप टू अ फाइन ऑफ 50,000, जो एक्सटेंड हो सकती है 5 लाख तक। ठीक है, और एज पर सेक्शन 448 पेनल्टी इम्पोज होती है अगर कोई भी चीज़ आपकी रिपोर्ट, रिटर्न सर्टिफिकेट, कुछ भी आप फॉल्स सर्टिफाई करते हो तो। ठीक है, और इस पे पनिशमेंट भी है, इम्प्रिजनमेंट 447 फ्रॉड मिनिमम 6 months विच कैन एक्सटेंड टू 10 years का। ठीक है, मीनू लंबी जा सकती जाओ ना। ठीक है, किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? वो मैं ओके। करो। थैंक यू। है। इसे बंद करने Next पर होगा अभी? वेरी हेल्प। टेस्ट